Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start a new chapter, that is depreciation from class 11th. Without wasting the time, let's start it about this chapter. What we have to do in this chapter. Today we are discussing only the theory concept of this chapter, and this video is specifically for class 11th. क्लास 11th के लिए ये वीडियो है और चैप्टर है हमारा डेप्रीशिएशन एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन, हाउ द स्टूडेंट विल बी एबल टू डू, यू विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग इन कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रीशिएशन। आपको पता लगेगा कि डेप्रीशिएशन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है डेप्रीशिएशन का, and need and factors affecting the depreciation, method of charging the depreciation, की ज़रूरत क्यों पड़ी डेप्रीशिएशन की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डेप्रीशिएशन को अफेक्ट करते हैं, कौन से कितने मेथड्स हैं जो हमारी डेप्रीशिएशन चार्जिंग कैसे होती है, एंड हाउ यू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन यूजिंग दैट डिफरेंट मेथड्स, एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रीशिएशन, मीनिंग ऑफ प्रोविज़न एंड रिजर्व एंड डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व। ये भी मैं एडिशनली इसके अंदर एड ऑन करके आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर, स्टूडेंट विल बी एबल टू नो एग्जैक्टली दीज important concepts, methods, needs, factors, etc. Right? So let's start it. First of all, we should know the meaning of depreciation. Depreciation का meaning क्या है? Depreciation is the reduction in the value of the asset. See, we know very well about the assets. Assets कितने टाइप की होती हैं, assets का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैं आपको assets को दो तरीके से बता रही हूँ, tangible और intangible. Tangible assets वो assets होती हैं जिनका अपना एक physical existence होता है, right? फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, आप उसको टच कर सकते हो, आप उसको देख सकते हो। यदि इस तरह की एसेट की वैल्यू में गिरावट आती है, रिडक्शन आती है, तो हम उसे किस टर्म से जानते हैं? डेप्रीशिएशन के नाम से जानते हैं। और जो एसेट की वैल्यू में रिडक्शन आती है वो किस वजह से आ सकती है? ड्यू टू इट्स वियर एंड टियर विद एक्सप्लेक्स ऑफ टाइम एंड ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। अब वियर एंड टियर का मतलब यहाँ पे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वियर एंड टियर? नॉर्मली जब हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, किसी एसेट का हम यूज़ करते हैं, तो जो उसकी यूसेज होती है, जब हम उसे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे यूसेज की वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस होने लगती है, राइट? उस एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने लगती है, जहाँ पर हम उसको वियर एंड टियर का नाम देते हैं। अगर मैं विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम कहती हूँ, एफ्लेक्स का मतलब होता है पासेज, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, वेदर आप उसको यूज़ कर रहे हो या नहीं यूज़ कर रहे हो, यूजिंग में तो आप वियर एंड टियर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर एसेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एसेट आपने एफ्लेक्स ऑफ टाइम यानी समय के साथ साथ वो समय के साथ साथ उसका समय बढ़ रहा है, वो हमारे पास रही, तो वो हमारा एफ्लेक्स ऑफ टाइम या फिर पासेज ऑफ टाइम के नाम से जाना जाता है। और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट यानी कि टेक्निकली अब कुछ और चीज़ें मार्केट में डिमांड हो गई है उनकी, या एक्सीडेंटली उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, किसी भी रीज़न से यदि किसी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होता है तो वो क्या कहलाता है? वो डेप्रीशिएशन कहलाता है, राइट? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सो डेप्रीशिएशन एसेट की वैल्यू में फॉल होना, एफ्लेक्स ऑफ टाइम की वजह से, उसके यूसेज की वजह से, या एक्सीडेंटली उसकी वैल्यू में कमी आना, ये हमारा डेप्रीशिएशन कहलाता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको वहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकूँ। क्योंकि ये कॉमर्स साइड के जो बच्चे हैं 11th क्लास के, वो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, 10 तक आपने इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो इसीलिए मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको लेकर के चलूँगी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या नीड है इसकी, किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो डेप्रीशिएशन जो है वो एक तरह का एक्सपेंस होता है। डेप्रीशिएशन क्या होता है? एक तरह का एक्सपेंस होता है एंटिटी के लिए जो चार्ज किया जाता है, ताकि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन किया जा सके, फाइनेंशियल पोजीशन ट्रू एंड फेयर व्यू शो की जा सके बाय शोइंग फिक्स्ड एसेट एट देयर फेयर वैल्यू, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना कि डेप्रीशिएशन को चार्ज किया जाता है सभी फिक्स्ड एसेट्स पर एक्सेप्ट फ्री होल्ड लैंड। क्यों? क्योंकि अनलाइक अदर फिक्स्ड एसेट्स सच एज मशीनरी, इट हैज़ infinite economic life. That is the reason we are using here and we are explaining this, right?
तो एसेट की वैल्यू में फॉल होना यानी कि उसका यूज़ करना, यूज़ ऑफ एसेट की वजह से वियर एंड टीयर वर्ड हम यूज़ करते हैं। एफ्लेक्स ऑफ टाइम की यदि बात की जाए तो कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जिनका फाइनाइट लाइफ पीरियड होता है, जैसे कि लीज पर देना ऑन द एक्सपायरी ऑफ द लाइफ पीरियड, या एसेट्स जो है वो सीज हो गई एग्जिस्ट, एसेट विल सीज टू एग्जिस्ट। बाकी जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, दे डोंट हैव फाइनाइट लाइफ, इन देयर केस द लाइफ इज एस्टिमेटेड, राइट। एंड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या होता है? इट इज इफ अ बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मशीन बिकम्स अवेलेबल, राइट, ओल्ड मशीन में हैव टू बी डिस्कार्डेड। पुरानी मशीन को डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा इवन दो इट इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, राइट। तो इसकी वजह से भी जो एसेट्स की जो लाइफ होती है यूजफुल, वो इट लीड्स टू रिड्यूस। एंड अगर मैं एक्सीडेंटली बात करूँ तो एक्सीडेंटल लॉस में बी परमानेंट बट इट इज़ नॉट कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल, राइट। सो दीज आर द causes of depreciation we are discussing. So what do you mean by depreciation? Depreciation is the reduction in the value of the assets. Why value reduce? These are the causes. First, use of assets where we are using wear and tear. Effects of time where we are saying passage of time. Obsolescence, that is पुरानी मशीन जब हो जाती है तो उसको डिस्कार्ड करना ही पड़ता है और उसके बाद नई टेक्नोलॉजिकली लेके आते हैं उस मशीन में यूज़ के लिए। एंड एक्सीडेंटली, अब एक्सीडेंटल लॉस परमानेंट में भी परमानेंट हो सकता है बट कंटिन्यूइंग नहीं होगा, तो एक्सीडेंटली अगर कोई किसी तरह की चीज़ें हो जाती है तो दीज आर दी कॉजेज ऑफ डेप्रिशिएशन। नाउ व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स or need for providing depreciation, right? Depreciation is provided with the following objective. These are the following objectives, right? First is determine correct profit and loss. What does it mean? डेप्रीशिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है बिजनेस का जिसको चार्ज किया जाता है रेवेन्यू के अगेंस्ट, राइट, एंड इट इज नॉट अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस. व्हाई? Profit and loss account for the accounting period will not show the correct profit of the business, that is net profit or net loss. डेप्रीशिएशन एक एक्सपेंस है बिजनेस का, इसीलिए इसको चार्ज किया जाता है रेवेन्यू के अगेंस्ट, ना कि अकाउंटेड किया जाता है एज एन एक्सपेंस की P&L अकाउंट में हमने अकाउंटिंग पीरियड के लिए उसको, तो वी विल नॉट शो करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन दैट केस. सो अगर हमसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि डेप्रिशिएशन को प्रोवाइड करने से हमें डिटरमाइन होता है करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि डेप्रिशिएशन एक ऐसा एक्सपेंस होता है जो कि रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज किया जाता है, राइट. एंड सेकेंड इज टू शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन. जो डेप्रिशिएशन होता है यदि वो चार्ज ना हो, इफ नॉट चार्ज, देन इट मीन्स इट वुड रिजल्ट इन एसेट बीइंग स्टेटेड एट अ हायर वैल्यू. यदि हम डेप्रिशिएशन को चार्ज नहीं करेंगे तो हम उसका एसेट का जो रिजल्ट है जो बुक्स में दिखा रहे हैं वो उसकी हायर वैल्यू पर दिखा रहे हैं. एज अ रिजल्ट जो पोजीशन स्टेटमेंट है, पोजीशन स्टेटमेंट मतलब कि बैलेंस शीट, जो पोजीशन स्टेटमेंट है, जो बैलेंस शीट है, वुड नॉट प्रेजेंट अ फेयर एंड ट्रू व्यू ऑफ द योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट. नाउ थर्ड इज टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. डेप्रिशिएशन को हम कंसिडरेशन में लेते हैं टू फॉर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ताकि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमें पता लग सके. इफ़ इट इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट, यदि आप इसको नहीं लेते हो तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है विल बी लोअर. ठीक है, कितने से लोअर होगा? द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला जा रहा है टू डिटरमाइन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट. अब अगर डेप्रिशिएशन हम लेते हैं कंसिडरेशन में तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उसके लिए ले रहे हैं. लेकिन अगर हम उसको अपने अकाउंट में नहीं लेते तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो लोअर हो जाता है उतने ही अमाउंट से जो कि अमाउंट ऑफ आपका डेप्रिशिएशन होता है. उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मैं थोड़ा और आपको इन डिटेल बताती हूँ. टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट, फंड फॉर रिप्लेसमेंट, राइट, टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट. जैसे डेप्रिशिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है और जब उसको चार्ज किया जाता है, उस अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन को जब चार्ज किया जाता है तो इट इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस एंड इट कैन बी यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ. एंड नेक्स्ट, टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजंस, टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजंस. दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चार्ज डेप्रिशिएशन
Why? Because to comply with the provisions of the Companies Act and Income Tax Act. So this is the meaning and objective of depreciation, right? Already I have been discussed the causes also, use of assets, flux of time, obsolescence and accidents, right? Now what are the factors of providing depreciation? कौन कौन से ऐसे factors हैं जो कि depreciation जब हम provide करते हैं तो factors कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है डेप्रिसिएशन अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एसेट? एक्चुअली कॉस्ट में ना सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं जो हमारी एसेट को रेडी करते हैं यूज़ करने के लिए, जैसे कि फ्रेट है, इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, राइट. तो जब हम कभी भी किसी एसेट की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें उसके अंदर कॉस्ट के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड करनी होंगी जिसमें उसकी कॉस्ट आएगी, दैट इज़ कॉस्ट. कॉस्ट के साथ कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे पहले तो परचेज प्राइस, जो भी उसका परचेज प्राइस है वो हम लेंगे उस एसेट का. परचेज प्राइस के साथ साथ यदि हमने किसी तरह का कोई भाड़े का खर्चा दिया हो उसको लाने का, फ्रेट जिसे हम कहते हैं, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे. फ्रेट या अदर कॉस्ट कोई है, और उसके इंस्टॉलेशन का खर्चा, क्योंकि हम फिक्स एसेट की बात कर रहे हैं, इसमें मशीनरी वगैरह आती हैं, तो मशीनरी को ऐसे ही नहीं रख दिया जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, तो उसके टाइम उस टाइम का जो खर्चा होता है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा. सो पहला जो फैक्टर है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करने का, जिसके अंदर हमें एसेट की कॉस्ट को निकालना है, तो उस एसेट की परचेज प्राइस लेंगे, परचेज प्राइस के साथ उसका भाड़े का खर्चा लेंगे, उसके फ्रेट का खर्चा लेंगे, यदि कोई और अदर कॉस्ट है फ्रेट से रिलेटेड वो हम उसमें ऐड ऑन करेंगे, एंड देन इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हैं वो भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, तब जाके हमारा ये कॉस्ट ऑफ असेट जो है वो आता है. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कॉस्ट ऑफ असेट्स के, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ. जैसे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये पे किया जाता है जब हम एसेट को परचेज करते हैं, बट इट इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द असेट. वाई? बिकॉज जो जीएसटी आप पे कर रहे हो वो सेट ऑफ होता है अगेंस्ट किसके, जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हो. इज इट क्लियर? मैं अब दोबारा से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. We know GST goods and service tax, right? It is paid on purchase of assets. यानी कि जो GST है जब हम asset को purchase करते हैं तब उसको पे करते हैं, but we cannot include in the cost of the asset. Why we are not including? Reason being, जो भी हम GST पे करते हैं it is set off, इसको set off किया जाता है against the GST collected. जितना जीएसटी आपको कलेक्ट हुआ है उसमें से आपने जितना जीएसटी पे किया है उसको आप सेट ऑफ करते हो, इसी वजह से हम उसको असेट की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते. इसीलिए सीधे सीधे हम असेट्स को डेबिट करते हैं विदाउट जीएसटी पेड के, राइट. और डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है वो उस अमाउंट पे किया जाता है जो हम एसेट अकाउंट में उसको डेबिट करते हैं. कॉस्ट ऑफ असेट कब में शामिल नहीं होता किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं, या हमने किसी तरह का कोई अमाउंट पे किया जब हमने उसके लिए कोई अमाउंट बोरो किया था. जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई असेट परचेज करते हैं तो हम उसके लिए कई बार कुछ फाइनेंस ले लेते हैं, हम कहीं से कुछ बाहर से कुछ अमाउंट ले लेते हैं, बोरो ले लेते हैं, तो उस बोरो अमाउंट को अगर हम पे कर रहे हैं या उस पर कोई इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट में. ऑलवेज रिमेंबर दैट, राइट. और उसके अलावा कुछ कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे हमारी एग्जिस्टिंग एसेट है, हम उसके एक्सटेंशन को बढ़ा रहे हैं, या हम उसमें कुछ रिपेयरिंग कर रहे हैं, या हम कोई लार्ज अमाउंट उसमें पे आउट कर रहे हैं ताकि उसकी रिपेयरिंग अच्छे से हो सके, उसका जो कैपेसिटी अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, राइट. तो इस तरह का अगर हमने कोई कैपिटल नेचर का कोई एक्सपेंडिचर किया है जिससे कि असेट की लाइफ इंक्रीज हो जाए या उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, तो ये सब कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं. एंड येस, it is added to the cost of an asset. Always remember that. Is it clear? Always remember that कि हम उस assets की जो वैल्यू है हम उसको उसमें ऐड करेंगे. उसके पीछे का रीज़न सिर्फ यही है ऐड करने का, क्योंकि वो उसकी जो फ्रूटफुल लाइफ है उसको बढ़ाएगा, और फ्रूटफुल लाइफ को बढ़ाने की वजह से हम उसमें उसकी वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे, ना कि उसमें से हटाएंगे उसको. ऑलवेज रिमेंबर, राइट. और कोई अगर आपने ओल्ड एसेट परचेज करी है और उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड हुआ है ताकि हम उसको रेडिली यूज़ कर सकें, तो इट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द असेट्स. ये दिखने में पॉइंट कॉस्ट ऑफ एसेट बहुत छोटा सा है,
लेकिन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है कि क्या चीज़ें हम इसके अंदर प्लस करेंगे, क्या हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, क्या हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वीडियो में मैं जो भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सारी चीज़ें आपने बहुत ध्यान से समझनी है और फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन को करना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, राइट। जो सेकेंड फैक्टर है दैट इज एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द और स्क्रैप वैल्यू। ये और है, राइट। जो हमारी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू है या जो स्क्रैप वैल्यू है, इसका क्या मतलब होता है। जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो एक एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू होती है असेट्स की, जो कि एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ देखी जाती है। अगर मैं बात करूँ रेजिडुअल वैल्यू और कॉस्ट उन दोनों के डिफरेंस की, तो वही अमाउंट जो होता है वो रिटर्न ऑफ किया जाता है उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एसेट्स की। तो अगर मैं एस्टिमेटेड लाइफ की बात कर रही हूँ या किस तरह का स्क्रैप, तो अगर हमें अमाउंट कितना रिटर्न ऑफ करना है, तो अमाउंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं ज़रा वो ध्यान से देखेंगे। अमाउंट को जो भी रेजिडुअल वैल्यू है उसका हमने एस्टिमेशन किया स्क्रैप वैल्यू का, तो जो कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू का डिफरेंस अमाउंट होता है वो अमाउंट रिटर्न ऑफ किया जाता है उसकी यूजफुल लाइफ के साथ। तो अगर हमें अमाउंट को रिटर्न ऑफ करना है तो हम किस तरीके से देखेंगे इसको। अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, जो भी अमाउंट हम रिटर्न ऑफ कर रहे हैं उसमें आप अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया उस कॉस्ट ऑफ असेट्स के अंदर आप माइनस करते हैं उसकी रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू को, राइट। रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, या आप उसकी स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे या उसकी रेजिडुअल वैल्यू को आप माइनस करेंगे, तो उससे हमारा अमाउंट पता लग जाता है जो हम रिटर्न ऑफ करने वाले हैं ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, राइट। नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, या यूं कहूँ कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट्स। इसका मतलब उस पीरियड से है जिसके अंदर द असेट इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोडक्टिवली यूज्ड। मतलब ये वो टाइम पीरियड जहाँ पे असेट आपका प्रोडक्टिवली यूज्ड किया जाता है। इसके साथ साथ अगर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँ तो मैं लीगल प्रोविज़न के बारे में बोल सकती हूँ कि जो लॉ होते हैं कंपनी लॉ या इनकम टैक्स लॉ, वो प्रिस्क्राइब्ड करते हैं कुछ मेथड्स, कुछ रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन। और जब कभी भी आप अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन को डिटरमाइन करते हो तो लीगल प्रोविजंस को आपने माइंड में बिल्कुल ध्यान से रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने उसको कैलकुलेट करना है। डेप्रिशिएशन हर साल प्रोवाइड किया जाता है और जो असेट की बुक वैल्यू होती है वो रिड्यूस होती है उसके एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू के साथ एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी जो भी मैंने आपको अब तक बताया। यहाँ पर मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के बिहाफ पे उसके बेसिस पर आपको मैंने मीनिंग, कॉजेज, डेप्रिशिएशन फैक्टर्स और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीज़ें आपको फ्लो चार्ट में लिखी हैं, लेकिन इसको मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। इट वुड बी डेफिनेटली फ्रूटफुल फॉर यू और आपको बहुत इजीली समझ में आएगा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड थ्योरी में भी इसमें क्वेश्चन आ जाता है, तो इसीलिए आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द टर्म रिलेटेड टू डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन से रिलेटेड कुछ और ऐसे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, आप सुनते भी होंगे जब इस चैप्टर को करेंगे कि डेप्रिशिएशन, डेप्लिक्शन एंड उसके साथ साथ अमोर्टाइजेशन। अगर मैं डेप्रिशिएशन की बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया था, व्हेन आई स्टार्टेड माय चैप्टर आई ऑलरेडी टोल्ड यू टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, राइट। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनका अपना एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और आप उसको देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, राइट। तो डेप्रिशिएशन जितनी भी टेंजिबल एसेट्स हैं उन पर चार्ज किया जा रहा है ओवर द यूजफुल लाइफ, जो भी उनकी लाइफ लिमिटेड है। एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग्स, ठीक है। डेप्लीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो रिडक्शन हो रही है वो वेस्टिंग एसेट्स की हो रही है। मतलब यहाँ पर तो सभी टेंजिबल एसेट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो रिड्यूस हो रही हैं, उन पे चार्ज किया जा रहा है डेप्रिशिएशन। डिप्लीशन का मतलब होता है कि वो रिडक्शन जो आपकी उस एसेट्स पर हो रहा है जो वेस्टिंग एसेट्स हैं, ठीक है। जैसे कि माइंस हैं, क्वेरीज हैं, मटेरियल की एक्सट्रैक्शंस की वजह से जो उनमें रिडक्शन आता है वेस्टिंग असेट्स में, उनकी वैल्यू में जो रिडक्शन आ रहा है उसे हम डिप्लीशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट आपका अमोर्टाइजेशन होता है। डियर, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल असेट्स पर होता है। इंटेंजिबल असेट्स आर दोज विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन, we only feel it, right? So this is known as the amortization and it is writing off intangible assets over its estimated useful life.
example patent, goodwill, trademark, etc. Let's explain the goodwill. What do you mean by goodwill? Goodwill is an intangible assets, the name, the reputation, the fame of the organization, right? कि कंपनी का जो नाम है, जो फेम है, जो उसका एक मार्केट में जो उसकी नाम है, जो उसकी ख्याति है, जिसके नाम से वो चल रहा है, तो वो सिर्फ फील किया जा सकता है, राइट? उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप देख नहीं सकते. लाइक द वे आई एम टीचिंग, मैं जिस तरीके से आपको समझा रही हूँ, जिस तरीके से आपको बता रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो धीरे धीरे आप और लोगों तक पहुँचाओगे, राइट? तो ये क्या है, ये मेरा नेम फेम बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो ये एक गुडविल बनेगी, मेरी मेंटेन होगी. तो ये मेरी एक ऐसी एसेट होगी जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसको कोई टच नहीं कर सकता, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन फील किया जा सकता है. तो अगर इस तरह की इंटेंजिबल एसेट होती है और उसमें राइटिंग ऑफ होता है, तो उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन. आपने एक वर्ड ध्यान से देखा कि डेप्रीशिएशन के लिए हम चार्ज वर्ड यूज़ कर रहे हैं, डेप्लिक्शन के लिए हम रिडक्शन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, अमोर्टाइजेशन के लिए हम राइटिंग ऑफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स हैं, यहाँ पर वेस्टिंग एसेट्स हैं, और यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स हैं. तो इनमें जो ये वर्ड्स हैं डेप्रिशिएशन, डिप्लिक्शन एंड अमोर्टाइजेशन, इसमें आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि किस एसेट्स में क्या किया जा रहा है. यदि कोई वेस्टिंग एसेट है तो उसकी वैल्यू में रिडक्शन होना, यदि कोई टेंजिबल एसेट है तो उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज होना, यदि कोई इंटेंजिबल एसेट्स है तो उसको राइटिंग ऑफ करना. इस तरह के वर्ड्स का प्रॉपर आप अगर जब आंसर्स को लिखेंगे, इस तरह के वर्ड्स को जब आप प्रॉपर तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काटने वाला. मतलब वो कोशिश भी अगर करेगा किसी चीज़ में कि कहीं नंबर कट रहे हो, लेकिन अगर इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बनाएंगे और आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे और टेक्निकल वर्ड्स का ख्याल रखेंगे, तो मुझे लगता है कि कोई भी मौका नहीं चुकेगा आपके नंबर की कट जाएं, राइट? ठीक, कि कटें, कभी नहीं कटेंगे आपके नंबर, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, राइट? तो इस तरीके से हमें सारा ध्यान रखना है, जैसे कि मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं. इस तरह के फ्लो चार्ट आप शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको आप अच्छे से थॉरली सुनेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा. एंड जो डेप्रिशिएशन पर टर्म्स रिलेटेड हैं वो भी मैंने आपको बताया. नाउ नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करती हूँ कि क्या नीड्स हैं, क्यों ज़रूरत है इसकी, जैसे अब इसको और अगर डिटेलिंग में मैं एक्सप्लेन करूँ तो मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, राइट? तो इसके नोट्स इस PDF में अवेलेबल हैं. ये सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ट्रू प्रॉफिट और लॉस कैसे असरटेन किया जाता है, तो उसकी प्रॉपर नोट मेकिंग की गई है, तो आप यहाँ से पॉइंट वाइज उसको पढ़ सकते हो. फिर प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. किस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को असरटेन करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स और प्रोविजन ऑफ फंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स, ये थोड़ा सा और डिटेलिंग में बता देती हूँ. उसके नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं मैंने, तो इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा. कंप्यूटेशन ऑफ करेक्ट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किसी भी एंटरप्राइज का डिटरमाइन होता है जब जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको चार्ज करने के बाद. डेप्रिशिएशन इज नॉट चार्ज, द प्रॉफिट विल बी हायर एंड इनकम टैक्स विल ऑल्सो बी हायर. डेफिनेटली ये बात तो सीधे सीधे हमें समझ में आ रही है कि यदि किसी एंटिटी या किसी ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज ने डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया तो प्रॉफिट हायर होगा, प्रॉफिट हायर होगा, इनकम टैक्स विल ऑल्सो बी हायर, राइट? एंड इफ डेप्रिशिएशन इज चार्ज, यदि डेप्रिशिएशन को चार्ज किया जाएगा तो डेफिनेटली जो टैक्स लाइबिलिटी होगी वो रिड्यूस है. द नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ फंड्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स. डेप्रिशिएशन क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि डेप्रिशिएशन जब असेट्स पर चार्ज किया जाता है तो क्या एक्चुअल में कोई कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होता है? नहीं. इसीलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है. सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस इज रिटेन इन द बिजनेस एवरी ईयर. इसीलिए जो अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है, ताकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आप कैलकुलेट कर रहे हो तो P&L अकाउंट जो होता है वो हर साल बिजनेस में रिटेन किया जाता है. एंड दीज फंड्स आर अवेलेबल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ असेट्स व्हेन इट्स यूजफुल लाइफ इज ओवर, राइट? आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है?
अभी हम नेक्स्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, जहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दूंगी कि किस तरीके से हम ये करने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, methods of depreciation. We have two types of method. First is SLM, where we are using the full form is a straight line method, right? Straight line method. Second is WDV, that is written down value method. और हम इसको और भी कई नामों से जानते हैं, राइट। जो भी SLM मेथड या जो WDV मेथड है, इसको हम कई नामों से जानते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि SLM के और क्या नाम है। SLM का और नाम है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। या मैं कहूँ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के बाद SLM मेथड तो हम बोल ही रहे हैं। अच्छा, रिटन डाउन वैल्यू मेथड को और भी हम दो नामों से जानते हैं, तो वो है फिक्स्ड परसेंटेज ऑन diminishing value, right, diminishing value। एंड नेक्स्ट है आपका reducing installment method, reducing installment method। तो कुछ इन नामों से जाना जाता है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करूं तो ये वो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है जो हर साल रिमेन सेम रहता है अनलेस देयर इज एडिशन टू और डिलीशन फ्रॉम द असेट्स। यदि उस असेट्स में कोई एसेट ऐड हो रही है या कोई रिड्यूस जो डिलीट हो रही है असेट्स में से, तो उसमें इफेक्ट आएगा। अदरवाइज अगर मैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूं तो उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता, इट रिमेन्स सेम एवरी ईयर। हर साल वो सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये आप नाम से भी देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। लेकिन WDV अपोजिट है। WDV का मतलब है यहाँ पर कि WDV में यहाँ पे रिटन डाउन वैल्यू का, यानी कि हर साल सेम नहीं रहता, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं WDV में। तो WDV में जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो चार्ज किया जाता है बुक वैल्यू पर असेट्स की, उसके प्रिस्क्राइब्ड रेट पर, राइट। अगर मैं आगे इसके बारे में बोलूँ, जब हम एस्टिमेशन करते हैं स्ट्रेट लाइन मैथड में, तो स्ट्रेट लाइन मैथड के अंदर कुछ एक परसेंटेज होता है ओरिजिनल कॉस्ट का, जिसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं एवरी ईयर, जिसे हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। और जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है एवरी ईयर, हर साल वो यूनिफॉर्म रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। तो SLM मैथड के अंदर कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमें फॉर्मूले वाइज याद रखनी है, मैं अभी SLM मैथड के लिए ही आपको बता रही हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन की, कि हमारा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, राइट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ असेट्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कॉस्ट ऑफ असेट्स हम कैसे निकालते हैं। उसमें से माइनस करूँगी इसकी स्क्रैप वैल्यू, या मैं कहूँ एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड उसको डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ ईयर्स से, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। जो एसेट्स की एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ होती है उससे हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो पता लग जाता है। सेकेंडली, यदि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना पड़े, अगर हम कर सकते हैं उसको, तो कैसे करेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी कैलकुलेटेड इन दिस फॉर्मूला। सो ये निकलेगा हमारा, जो भी हमने ऊपर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला है उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ
डेप्रिशिएशन डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट्स, राइट। जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन आया वो नुमरेटर में, टोटल कॉस्ट ऑफ असेट को डिनोमिनेटर में इनटू 100, तो इससे हमारा परसेंटेज में जो है वो आंसर आ जाएगा। डेप्रिशिएशन में ऑल्सो भी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट if the estimated useful life of an asset is 10 year, right? तो 10% per annum of the cost every year. So we will say that depreciation is 10% per annum of the cost every year, right? So what are the benefits, what are the merits of the SLM method? It's a very simple method. ये बहुत ही simple method है depreciation को calculate करने के लिए। इस मेथड में जो assets depreciate होती है वो केवल up to the estimated scrap value तक ही होती है। इस मेथड में हम कह सकते हैं कि बहुत इजी है समझने के लिए, जानने के लिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी। और हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन से, क्योंकि उसका सेम इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में हर साल। लेकिन एज यू नो कि हर चीज़ के दो फेजेस होते हैं, कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान। अगर इसके ये 4 फ़ायदे हैं तो 2 नुकसान भी हैं, जैसे कि विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे से टाइम पास होता जाता है जो उसकी वर्क एफिशिएंसी होती है असेट की वो डिक्रीज़ होने लगती है, और जो रिपेयर एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ सालों के बाद ज़्यादा लोड हो जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। और कभी कभी ये मेथड जो होता है, जो असेट की बुक वैल्यू होती है वो निल हो जाती है, स्टिल असेट आर यूज्ड इन द बिजनेस। So this is the demerit of the straight line method, right? अगर मैं अब WDV के बारे में बात करूं कि भाई रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है WDV, अगर मैं इसमें बात करूं WDV में, तो WDV मेथड मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू पर असेट्स के लगता है, प्रिस्क्राइब्ड रेट पर लगता है, और इसके भी कुछ बेनिफिट्स और डीमेरिट्स हैं। अगर मैं बोलूं तो ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर मैं इसके मेरिट्स की बात करूं तो पहला पॉइंट क्या है कि प्रैक्टिकली बहुत इजी है। ये प्रैक्टिकली जो ये मेथड है ये ये बहुत इजी है, राइट। क्योंकि सेम वेटेज जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो जो वेटेज होती है वो कैसी होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाती है वो सेम रहने वाली होती है। वेटेज होती है वो सेम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड रिपेयर एक्सपेंसेस पुट टुगेदर, ठीक है। और जब हम एसेट्स को इंक्रीज़ करते हैं या एक्सपेंशन करते हैं तो डेप्रिशिएशन जो कंप्यूट होता है बहुत इजीली हो जाता है, तो वो इसी के अंदर आ गया, ईज है। एंड ये मेथड एक्सेप्ट करता है इनकम टैक्स एक्ट को, तो मेरिट में ये भी आ गया कि इट इज़ एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्ट करता है किसको, अंडर दी इनकम टैक्स एक्ट, राइट। एंड अगर मैं डीमेरिट्स की बात करूँ तो डीमेरिट्स भी 2 हैं इसके। डीमेरिट्स में जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो ये कि कैन नॉट बिकम ज़ीरो, जो वैल्यू होती है असेट्स की वो कभी ज़ीरो नहीं होती। तो वैल्यू ऑफ असेट्स कांट बी ज़ीरो, कांट बिकम ज़ीरो, कैन नॉट बी बिकम ज़ीरो, राइट। एंड इट इज़ नॉट सिंपल टू असर्टेन प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट ऑफ डेप्रिशिएशन। इट इज़ नॉट simple to ascertain proper rate, to ascertain proper rate of depreciation. So these are some benefits and demerits we can say of both the methods, right? अभी मैं कुछ आपके साथ थोड़ी सी बेसिक जर्नल्स जो है एंट्री है वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। फिर जो मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराने वाली हूँ। तो कुछ जर्नल एंट्रीज़ हैं वो देख लीजिए एक बार। जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू दी assets and its depreciation, charging depreciation, right? तो journal entries are regarding to the chapter of depreciation for purchase of an assets. अगर आप asset को purchase करते हो, what will be the journal entry, right? Very basic entry. You have been already done in the journal chapter as well. For purchase of assets, आपने assets को purchase किया, right? तो क्या entry होने वाली है भाई, asset है, डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश। चेक में पेमेंट जाएगी तो बैंक, और अगर कैश में कर रहे हो तो कैश। तो इस तरीके से हमारी पहली एंट्री होने वाली है कि अगर हमने एसेट को परचेज किया तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा, फॉर चार्जिंग डेप्रिशिएशन, अगर हम उस पर्टिकुलर उस एसेट्स पर हम डेप्रिशिएशन को चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या एंट्री करने वाले हैं,
तो बिकॉज एज यू नो डेप्रिशिएशन के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया, तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, इट्स एन एक्सपेंस, और आपकी एसेट की वैल्यू कम हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगा, तो एंट्री वुड बी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर आपका जो डेप्रिशिएशन है आप उसको ट्रांसफ़र करते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस केस में आपकी क्या जर्नल एंट्री होगी, तो ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रिशिएशन टू पीएनएल अकाउंट, राइट, ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रिशिएशन टू पीएनएल अकाउंट। अगर आप पीएनएल अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और क्या लिखेंगे क्रेडिट में, डेप्रिशिएशन अकाउंट। अगर ये तो हमने परचेज़ की एंट्री की, अगर हम इसमें सेल कर रहे हैं, सेल करने की एंट्री होगी तो क्या होगी, परचेज़ वाली एंट्री जो होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, अगर चेक में पैसा मिल रहा है तो बैंक को डेबिट करोगे, कैश में पैसा मिल रहा है तो कैश को डेबिट करोगे, एंड आपके पास से असेट जा रही है तो डेफिनेटली असेट को आप क्रेडिट करोगे, डिक्रीज होती है जब, तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, इस तरीके से आप इसको कर दोगे। अच्छा, जब हम एसेट्स को सेल करते हैं तो सेल करते टाइम दो चीज़ें होती हैं, जब हमने सेल ऑफ असेट्स किया तो दो चीज़ें होंगी, या तो गेन होगा या लॉस होगा, राइट। तो अगर गेन या लॉस होता है, मान लीजिए कि लॉस हो गया, मान लीजिए कि लॉस हो गया, तो लॉस के टाइम पे हम क्या करते हैं एंट्री, और अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट के टाइम पे हम क्या एंट्री करते हैं वो हम देखेंगे, राइट। अगर मैं लॉस की बात करूं तो हम डेबिट करेंगे लॉस को, एज यू नो द नॉमिनल रूल ऑफ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी में जो नॉमिनल रूल होता है वो क्या कहता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो हम लॉस को डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स डेबिट टू असेट्स अकाउंट, हमारी असेट्स कम हो गई तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और जैसे अगेन नॉमिनल रूल जो लगाएंगे हम, प्रॉफिट हो गया, फ़ायदा हो गया, जब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारी असेट बढ़ रही है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से हमारी जो है बेसिक एंट्री जो है ये हमारी हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी बेसिक एंट्रीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन भी बता देती हूँ, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम एंड डब्ल्यूडीवी मेथड के बीच में डिफ्रेंशिएशन और डिफरेंस, जैसे अगर मैं इसके कैलकुलेशन या चार्ज के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं किस बेसिस पर, ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, कैलकुलेट ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट्स। लेकिन अगर मैं डब्ल्यूडीवी में बात करूं तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन होती है वो कैसे होती है, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट। वो प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मैम ये क्या चीज़ बता रही हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस जो बनता है वो कैसे निकलता है, वो सब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर होगा, राइट। तो अगर आपकी असेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, उस रिड्यूसिंग बैलेंस पर अगर कैलकुलेशन हो रही है डेप्रिशिएशन की तो वो डब्ल्यूडीवी होता है, और अगर ओरिजिनल कॉस्ट पर ही हो रही है तो वो एसएलएम होता है। अगर मैं अमाउंट के बेस पे बात करूं, डिफ्रेंशिएट करूं, तो रिमेन द सेम, जो अमाउंट होता है वो रिमेन द सेम रहता है डेप्रिशिएशन का। लेकिन डब्ल्यूडीवी में ऐसा नहीं होता, डब्ल्यूडीवी में जो रिडक्शन होती है, जो रिड्यूस होता है वो ईयर आफ्टर ईयर होता है। फर्स्ट ईयर में जो होगा उसको आप माइनस करोगे, माइनस करने के बाद जो रिड्यूसिंग वैल्यू होगी उस पर डेप्रिशिएशन लगेगा, तो ईयर आफ्टर ईयर इसका वैल्यू जो होती है वो रिड्यूस होती रहती है। अगर जीरो बैलेंस के बेसिस पर मैं डिफ्रेंशिएट करूं एसएलएम और डब्ल्यूडीवी को, तो जीरो बैलेंस जो होता है एसएलएम में, जीरो बैलेंस इन एसेट अकाउंट, अगर एसेट अकाउंट में क्या हो जाता है, जीरो बैलेंस हो जाता है एट द एक्सपायरी ऑफ द वर्किंग लाइफ, एट द एक्सपायरी ऑफ द वर्किंग लाइफ, जो उसकी वर्किंग लाइफ है उसकी एक्सपायरी पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं डब्ल्यूडीवी की बात करूं तो नेवर रिड्यूसेस टू ज़ीरो, ऑलवेज रिमेंबर कि जो असेट्स अकाउंट होता है डब्ल्यूडीवी में, द असेट अकाउंट बैलेंस नेवर रिड्यूसेस टू ज़ीरो, कभी भी वो ज़ीरो तक रिड्यूस नहीं होता, नेवर रिड्यूसेस टू ज़ीरो। आई होप आपको ये डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। And the last difference which I am discussing between the SLM and WDV, this is the fourth basic difference with the SLM and WDV on the basis of suitability। अगर मैं suitability के basis पे SLM और WDV को differentiate करूँ तो यहाँ पर मैं बोलूँगी assets में, for assets
which get for assets which get depreciated on account of expiry of working life of assets, यानी कि जो असेट्स के लिए आप जो भी डेप्रिशिएट कर रहे हो, जो भी हो रहा है उस अकाउंट पर, वो एक्सपायरी, जो उसकी असेट की वर्किंग लाइफ है उसकी एक्सपायरी पर है। लेकिन WDV में हम क्या बोलते हैं? WDV में हम बोलते हैं कि फॉर असेट्स विच रिक्वायर मोर रिपेयर्स, राइट, विच रिक्वायर्स more repairs इन दी लेटर ईयर, बाद में इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इन दी लेटर ईयर्स ड्यू टू वियर एंड टीयर, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली जब उसकी यूसेज होती है तो वियर एंड टीयर होने की वजह से उसमें बाद के ईयरों में रिपेयर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में, ये सुटेबिलिटी है। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है उसमें जो सुटेबिलिटी होती है असेट्स के लिए, यहाँ पर जब डेप्रिशिएशन होता है उसके अकाउंट पर, तो उसकी लाइफ जो वर्किंग लाइफ है उतने तक ही होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच एंड गेट सपोर्ट मी ऑलवेज। और नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसमें मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके साथ कराऊंगी, ठीक है।